तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के इस सेक्शन को आगे लेकर के चल रहे हैं। और अगर आपने इससे जस्ट ये पीछे वाले वीडियो को देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने इस चीज की ये चर्चा ये प्रारंभ की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और जिसमें कि पहला जो हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट ये फीचर था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और द मोस्ट इलाबोरेट एंड द कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये भिन्न भिन्न कंट्रीज के, तो उनके हिसाब से देखा जाए, उनकी अगर ये तुलना में देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है ये सबसे ये विस्तृत है, बहुत ही ज्यादा इलाबोरेट है और लेंथीएस्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत ही लेंथी है। उसके बाद हम लोग इस चीज के ऊपर ये चर्चा कर रहे थे, हम लोगों का डिस्कशन इसके ऊपर फोकस था कि व्हाट वेयर द रीजंस, कि वो प्रमुख ये कारण कौन कौन से थे जिनके के कारण हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना ये लेंथी हुआ, इतना कॉम्प्रिहेंसिव होने के पीछे प्रमुख कारण कौन कौन से थे। और इसमें से ये पहला कारण हम लोगों ने डिस्कस किया था, और पहला कारण ये था कि चूंकि ये भारतवर्ष का जो जियोग्राफिकल स्ट्रेच है, मतलब हमारे देश की जो भौगोलिक ये सीमा है वो इतनी विस्तृत है और इसके साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी, और हमारे देश के अंदर जो इतनी ये बहुलता है, इतनी हमारी ये प्लूरल सोसाइटी है, इतने सारे ये डिफरेंट यानी कि डायमेंशंस है ये हमारे देश के लोगों के, उनके जीवन से संबंधित, कि उन सारे चीजों के बारे में डिटेल्ड ये प्रावधान को रखना, जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति को हम लोग ये मिनिमाइज किया जा सके, और शासन और प्रशासन की एक बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था या एक ऐसी व्यवस्था जो कि सारे लोगों के हितों की हो और सभी लोगों के, सभी वर्ग के लोगों के हितों को साधते हुए, और भारतवर्ष का भी एक वो कंट्री के रूप में जो इंटरेस्ट है, यानी हमारे देश की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको भी अक्षुण्ण रखा जा सके। तो इन सारे चीजों को ये ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इलाबोरेट ये बनाया गया, उसको विस्तृत ये बनाया गया, जिससे कि शंका की कोई ये यानी कि गुंजाइश ना रहे ये कहीं पे भी। और जितने भी ये प्रकार के लोग हैं हमारे देश के अंदर, सारे लोगों के जो एस्पिरेशंस है एक नागरिक के रूप में, हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था काम कर रही है, हमारे देश के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही है, तो उनसे जो हमारे देश के लोगों का और भिन्न भिन्न समूहों का जो एस्पिरेशंस है या उनके जो ये डिमांड्स है, उन सारे ये डिमांड्स को एक सिंथेसाइजिंग मैनर में हम लोग एक नेशन के रूप में ये फुलफिल किया जा सके और भारतवर्ष यानी कि आगे बढ़ सके
भारतवर्ष की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो अक्षुण्ण रखा जा सके और हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पे आगे बढ़ सकें, इसके लिए विस्तृत संविधान का बनाया जाना ये आवश्यक था, जिससे कि ये कंफ्यूजन्स जो है ये कम से कम हो और हर एक वर्ग के लोगों के हित को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड रखा जा सके और उसके साथ साथ हमारे देश की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित किया जा सके। तो इन चीजों को यानी इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेलिबरेट मैनर में, मतलब इंटेंशनली उसको इलाबोरेट ये बनाया गया, कॉम्प्रिहेंसिव ये बनाया गया। दूसरा एक वो प्रमुख कारण था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इलाबोरेट होने का, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतना ज्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव होने का दूसरा एक वो प्रमुख कारण था जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इससे पहले हम लोगों ने जियोग्राफिकल और कल्चरल फैक्टर्स को हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद से कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऐसे थे, यानी ऐतिहासिक ये कारण ऐसे थे जिसके के कारण ये भारतवर्ष का जो संविधान है वो इतना इलाबोरेट हुआ, जिसमें कि एक वह प्रमुख बात ये है कि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष हमारा जब देश आजाद हुआ उससे पहले भारतवर्ष जो है ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश के ऊपर ये राज कर रही थी और ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश के अंदर, हालांकि वो लोग ये मर्चेंट्स के रूप में हमारे कंट्री में आए, यानी कि ये व्यापारी के रूप में वो लोग हमारे देश में आए, लेकिन उन्होंने ये धीरे धीरे जब उन लोगों ने इस चीज को ये सेंस किया, इस चीज को उन लोगों ने महसूस किया कि भारतवर्ष में राजनीतिक तौर पे स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि राजनीतिक स्थिरता का अभाव है हमारी कंट्री में, और इसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी हम लोग बहुत ही ये फ्रैक्चर्ड हैं, यानी कि डिवाइडेड है। भारतवर्ष का ये समाज भी संगठित नहीं है। हमारे समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जो सुपरस्टिशंस हैं, कुरीतियां हैं, ये अंधविश्वास हैं, और औरतों के साथ जो औरतों की स्थिति हमारे समाज के अंदर जो थी ये बहुत ही डिप्लोरेबल थी। उनके टाइम में हमारे देश के अंदर ये छुआछूत था। हमारे देश के अंदर यानी कि जो कॉम्युनल सेंटिमेंट्स होती हैं, जो ये कॉम्युनल सेंटिमेंट्स भी ये फ्लेयर हो रही थी ये धीरे धीरे। और भारतवर्ष के जो दो मुख्य जो हमारे देश के अंदर कम्युनिटीज हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इन दोनों ही ये कम्युनिटीज में सामाजिक तौर पे इन दोनों ही एक कम्युनिटीज के अंदर अंधविश्वास का, ये अनप्रोग्रेसिव ये प्रैक्टिसेस का या मेंटलिटीज का लोगों के बीच में ये काफी ज्यादा ये प्रचलन ये बढ़ रहा था। यानी कि सामाजिक तौर पे हमारी जो कंट्री थी ये कमजोर थी, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब ये समाज कमजोर पड़ता है तो फिर जो हमारे देश के अंदर जो आर्थिक और राजनैतिक जो व्यवस्था काम करती है वो भी एक कमजोर पड़ने लगती है।
खास करके राजनीतिक व्यवस्था ये कमजोर पड़ने लगती है। तो अंग्रेजों ने जब इस चीज को सेंस किया कि हमारा समाज ये कमजोर है, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे प्रकार के यानी कि ये प्रॉब्लमेटिक जो फैक्टर्स है वो हमारे समाज के अंदर ये प्रिवेल कर रहे हैं, और जिसका कि प्रतिबिंब जो है या उसका इफेक्ट जो है वो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर भी ये पड़ रहा था। तो हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी यानी कि एक कमजोर हो गई थी। तो जब अंग्रेजों ने इस चीज को सेंस किया तब उन लोगों को लगा कि ये मौका है कि यहाँ पे भारतवर्ष में हम लोग जिस एजेंडे के तहत आए हैं, क्योंकि उन लोगों का एजेंडा तो एक ही था, वो लोग एक ही एजेंडा के तहत, और इकोनॉमिक एजेंडा था उनका, यानी कि भारतवर्ष में जो भी एक कॉलोनियलिज्म का जो ये दौर चला है, भारतवर्ष पे अंग्रेजों ने जितने भी ये समय तक 200-250 सालों तक जो उन्होंने राज किया है भारतवर्ष में, तो ये ब्रिटिश राज का इकोनॉमिक एनालिसिस जो है, यानी कि उनका ये प्राइमरी एजेंडा जो है वो इकोनॉमिक ही था, और प्राइमरी एजेंडा उनका यही था कि भारतवर्ष के रिसोर्सेज को, यानी हमारे देश के संसाधनों को ये यानी एक्सप्लॉइट करना है, उसको लूटना है। भारतवर्ष के ये धन का, भारतवर्ष के वेल्थ का प्लंडरिंग करनी है, उसका यानी कि लूट खसोट करना है, और इसके लिए वो लोग बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में उन लोगों ने ये काम किया भारतवर्ष में। तो अपने आर्थिक यानी इकोनॉमिक एजेंडा, अपने ये कॉलोनियल एजेंडा जो उनका था, जो उनके औपनिवेशिक उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल जो है, यानी कि पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल उन लोगों ने भारतवर्ष के अंदर ये किया, और जिसके के कारण भारतवर्ष, चूंकि हमारे देश का ये समाज कमजोर हो गया था, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी, तो उन लोगों ने जानबूझ करके और बहुत ही सोचे समझे हुए यानी कि रणनीति के तहत, स्ट्रैटेजी के तहत ये अंग्रेजों ने भारतवर्ष के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित कर लिया धीरे धीरे, यानी कि पूरे ये भारतवर्ष के अंदर राजनीतिक सत्ता को उन लोगों ने स्थापित कर ली अंग्रेजों ने, बहुत ही मेटिकुलस मैनर में, बहुत ही प्लान्ड मैनर में। और उस राजनीतिक सत्ता का यूज जो है, या उसको ये दुरुपयोग बोल लीजिए, उसका मिसयूज जो है वो अंग्रेज लोग अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने के लिए, यानी कि भारतवर्ष के ये संसाधनों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लूटने के लिए, हमारे वेल्थ को ये ड्रेन करने के लिए उन लोगों ने अपनी राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल किया। अब जब उन लोगों ने, अंग्रेजों ने ये भारतवर्ष में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित की, तो फिर एक चीज यानी और भी ये घटित हुई, और जिसका कि ये भारतवर्ष का जो राजनीतिक इतिहास है, या हमारे देश का जो सामाजिक इतिहास है, आधुनिक के सामाजिक इतिहास और आधुनिक जो राजनीतिक इतिहास है हमारे देश का, उसके ऊपर बहुत ही ये गंभीर प्रभाव पड़ा। और वो ये था कि अंग्रेज भारतवर्ष में रूल ऑफ लॉ को, यानी कि शासन करने की जो मॉडर्न यानी आधुनिक जो ये प्रणाली होती है या व्यवस्था होती है, कानून पे आधारित शासन को करने की, या इस पूरे ये तंत्र को उन लोगों ने भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस किया, यानी कि रूल ऑफ लॉ,
कानून के शासन के सिद्धांत या इस व्यवस्था को भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जो है ये अंग्रेजों को ही जाता है। अब उनका उद्देश्य कुछ दूसरा था। उनका उद्देश्य ये था कि भारतवर्ष में हम अपने हिसाब से और जो आधुनिक ये व्यवस्था होती है शासन और प्रशासन की, उसके आधार पे हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में और बहुत ही प्लान्ड मैनर में हम लोग ये भारतवर्ष के ऊपर राज करेंगे, जिससे कि भारतवर्ष का या भारतवर्ष के संसाधनों का ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी उनका उद्देश्य आप समझिए कि भारतीय संसाधनों का बहुत ही यानी कि व्यवस्थित पूर्ण ढंग से, ऑर्गेनाइज तरीके से और सस्टेनेबल मैनर में, यानी कि एक लंबे काल तक हम उसका दोहन कर सकें, इसके लिए उन्होंने, अंग्रेजों ने भारतवर्ष में शासन की नई प्रणाली को, शासन की नई व्यवस्था को उन लोगों ने भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसका जो एक वह कॉरोलरी इफेक्ट है, मतलब यानी कि उनका ये मेन उद्देश्य तो ये था कि भारतवर्ष में हमको भारतवर्ष के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने में, उसका ये दोहन करने में हम एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था के तहत हम लोग ये काम कर सके भारतवर्ष में। मतलब उनका ये उद्देश्य ये कदापि नहीं था अंग्रेजों का भारतवर्ष में कि हम लोग जो शासन की नई प्रणाली को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भारतवर्ष में, रूल ऑफ लॉ को, कानून के शासन पे आधारित ये व्यवस्था को जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भारतवर्ष में, ये भारतवर्ष के लोगों के हितों के लिए या भारतवर्ष के हित के लिए वो व्यवस्था काम करेगी, ये उनका उद्देश्य नहीं था। भारतवर्ष में उन लोगों ने अपने यहां, मतलब जिस ये व्यवस्था से वो लोग एकस्टम थे, यानी कि हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ ये गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री ये डेमोक्रेसी जो है, यानी कि संसदीय ये प्रजातंत्र, तो पार्लियामेंट्री ये डेमोक्रेसी के ये सिद्धांत के ऊपर ब्रिटेन में एक बहुत ही लंबे टाइम से वहां की जो शासन व्यवस्था है वो कार्य कर रही है। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी के, यानी कि डेमोक्रेटिक मीन से जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है या प्रजातांत्रिक ये व्यवस्था में सरकार के जो ये दो प्रकार होते हैं, उसमें आपको एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, संसदीय ये प्रजातंत्र की व्यवस्था हम लोग जिसको बोलते हैं, जो कि ये ब्रिटेन में ये प्रिवेल करती है। भारतवर्ष में भी हम लोग के यहाँ भी ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और एक दूसरे प्रकार की ये व्यवस्था होती है डेमोक्रेसी में ही, वो भी डेमोक्रेसी का ही एक वह प्रकार है, सिस्टम ऑफ ये गवर्नमेंट का एक वह प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, यानी कि जिसको हम लोग अध्यक्षीय प्रजातंत्र की ये संज्ञा देते हैं। और शासन का ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप आपको, यानी कि जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये प्रिवेल करता है। आप देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, यानी वहां पे भी ये डेमोक्रेसी है, वहां पे भी ये प्रजातंत्र है, लेकिन शासन की जो व्यवस्था है या शासन की जो ये प्रणाली है वो वहां पे प्रेसिडेंशियल है। और आप ये ब्रिटेन में देख लीजिए या हमारे देश में देख लीजिए, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये काम नहीं करता है, बल्कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये कार्य करती है।
अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अभी तो हम लोग एक बहुत ही यानी कि ये ब्रॉड मैनर में इन सारे चीजों को देख रहे हैं। और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है ये गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, इन सारे चीजों पे आपको अलग अलग और बहुत ही विस्तृत रूप से आपको ये वीडियोस मिलेंगे। आपके जो अगर ये सवाल होते हैं ये देखने के क्रम में, तो आप लोग यानी कि मैसेज करके आप लोग ये पूछ भी सकते हैं। उसका अगर कोई आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन हो वो सजेशन भी दे सकते हैं। तो इन चीजों को आप समझिए। तो अंग्रेज जो भारतवर्ष में जो आए, तो वो लोग अपने यहां जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था और सरकार के संचालन की जिस प्रकार की ये व्यवस्था से वो लोग ये परिचित थे अपने देश में, जिस ये सिस्टम ऑफ ये गवर्नेंस को उन लोगों ने अपने देश में अपनाया था एक लंबे ये काल से, उसी ये सिस्टम ऑफ ये गवर्नेंसी को उन लोगों ने भारतवर्ष में भी छोटे स्तर से ही सही उन लोगों ने भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस किया। यानी कि रूल ऑफ लॉ, ये ठीक है कि अंग्रेज भारतवर्ष में अपने हिसाब से कार्य करते थे। मतलब आप ये बातों को समझिए। रूल, अब जैसे मान लीजिए कि रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया उन लोगों ने भारतवर्ष में, कानून के शासन को इस ये सिद्धांत को या इस ये व्यवस्था को भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस किया, तो रूल ऑफ लॉ को वो मानते थे भारतवर्ष में। लेकिन बात यहां पे ये थी कि कानून को ही वो इस प्रकार से बना देते थे, यानी कि रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को वो लोग ये फॉलो करते थे भारतवर्ष में। कानून के हिसाब से ही सब कुछ होता था और कानून के हिसाब से ही सारी ये सरकारी ये गतिविधियों का संचालन किया जाता था। या भारतवर्ष में जो भी यहां का जो भी इंटरनल मैटर है या जो भी ये शासन कार्य से संबंधित, यानी कि ये शासन का शासित वर्ग के साथ अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है या किसी प्रकार की अगर ये प्रॉब्लम अराइज होती है या लोगों के मध्य में किसी प्रकार की ये प्रॉब्लम अराइज होती है, तो आप समझिए, तो उन सारे चीजों का, उन सारे ये मुद्दों का निस्तारण जो है, उसका डिस्पोजल जो है, वो रूल ऑफ लॉ के आधार पे ही करते थे। लेकिन समस्या यहां पे ये थी कि कानून यानी कि लॉ को ही वो लोग डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में बना देते थे। मतलब रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत तो लागू हो रहा है देश में, लेकिन जो ये कानून है, चूंकि कानून बनाने की जो शक्ति होती थी वो हम भारतीयों के हाथ में नहीं थी। अंग्रेज लोग अपने हिसाब से ही भारतवर्ष के लिए कानून का निर्माण करते थे और अपने हितों को वो लोग ये सर्वप्रथम रखते थे और भारतीय लोगों के हित को वो लोग दोयम दर्जे का समझते थे। मतलब हमारी भलाई हो रही है या ना हो रही है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। उनकी अपनी भलाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार के ही ये कानूनों का निर्माण उनके द्वारा ये किया जाता था भारतवर्ष में। अब कानून ही अगर भेदभाव पूर्ण वाले हो गए, कानून ही अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी हो गए, तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, अब उनकी ये पूरी की पूरी ये ब्यूरोक्रेसी काम करती थी, क्योंकि उनका जो रूल था भारतवर्ष में ब्यूरोक्रेटिक रूल की ही उसको ये संज्ञा देते हम लोग। नौकरशाही पे आधारित उनकी शासन व्यवस्था थी। सरकारी अधिकारियों का एक पूरा का पूरा एक तंत्र काम करता था ये देश के अंदर, जो कि
कॉलोनियल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, यानी औपनिवेशिक जो उद्देश्य थे ये अंग्रेजों के, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, और वो लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मैनर में वो लोग ये भारतवर्ष के अंदर वो कार्य करते थे, ब्यूरोक्रेसी के लोग, यानी कि नौकरशाही का पूरा ये तंत्र कार्य करता था। लेकिन कानून डिस्क्रिमिनेटरी होते थे। अब यहां पे समझिए आप लोग, यानी कि हम लोग ये किस पॉइंट पे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग के पॉइंट का डिस्कशन ये था कि जो हमारा जब देश आजाद हुआ और उसके बाद ये भारतवर्ष का, स्वतंत्र भारतवर्ष का जब अपना संविधान बनाया गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना इलाबोरेट और इतना ये कॉम्प्रिहेंसिव जो है ये क्यों हो गया, मूल सवाल ये था। तो इसमें आप इस चीज को देखिए कि शासन की जिस व्यवस्था को, यानी अंग्रेजों ने भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस किया, और जिस व्यवस्था को एक लंबे टाइम से, वो ठीक है कि वो व्यवस्था वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, वो अंग्रेजों के हित को साधने वाली थी, लेकिन व्यवस्था तो थी। शासन और प्रशासन की जिस व्यवस्था को, यानी कि ये पार्लियामेंट्री, ये डेमोक्रेसी की तर्ज पे भारतवर्ष में उन लोगों ने धीरे धीरे करके, अंग्रेजों ने भिन्न भिन्न प्रकार की ये व्यवस्थाओं को भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस किया। अंग्रेजों ने व्यवस्था भले ही डिस्क्रिमिनेटरी थी, व्यवस्था भले ही अंग्रेजों के हित के लिए कार्य करती थी, लेकिन उस व्यवस्था को इंट्रोड्यूस ये अंग्रेजों ने ही किया, और चूंकि एक लंबे टाइम से उस व्यवस्था के साथ हम भारतीय लोग उसके साथ एकस्टम्ड हुए, यानी कि उस व्यवस्था के हम लोग यूज टू हो गए थे, हम लोग आदी हो गए थे, और इंडियन कंडीशंस में वो सारी ये व्यवस्थाएं जो हैं वो एक लंबे टाइम से, ठीक है कि वो अंग्रेजों के ही हित के लिए वो कार्य कर रही थी व्यवस्था, लेकिन वो व्यवस्था रन तो कर रही थी। तो एक लंबे टाइम से हम लोग जिस व्यवस्था के आदी हो गए थे, जिस व्यवस्था के साथ हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो समझ ये विकसित हो गई थी, शासन के उस स्वरूप को या उस ये व्यवस्था को हम भारतीय लोग ये समझने लगे थे। तो एक लंबे ये, यानी कि एक काल से वो व्यवस्था के साथ जो हमारा ये, यानी कि जुड़ाव रहा, उस जुड़ाव का जो इफेक्ट है, जो उसका ये प्रभाव है, वो हमारे आधुनिक भारत के संविधान के भी ऊपर ये पड़ा है। और हम लोगों ने बहुत ही यानी कि कॉन्शियस मैनर में जो भारतवर्ष के ये संविधान जो निर्माता थे, हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनी, संविधान सभा का जो गठन किया गया, और संविधान सभा में अधिकतर जो लोग थे वो सारे के सारे एक से एक लीगल ल्यूमिनरीज थे, यानी कि ये कानून के भयंकर से भयंकर ये जानकार लोग उस संविधान सभा के सदस्य थे। भारतवर्ष का बेस्ट माइंड जो है, बेस्ट इंटेलेक्ट जो है, यानी कि एक प्रकार से समझिए तो भारतवर्ष का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेजर जो था उस टाइम का, वो पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल खजाना जो है भारतवर्ष का, वो कार्य कर रहा था भारतवर्ष के संविधान के निर्माण के लिए। तो काफी ये विचार विमर्श के पश्चात, और जो इंडियन कंडीशंस थी, इंडियन कंडीशंस को जो हमारी राजनीतिक ये समझ थी हमारे देश के लोगों की, हमारे समाज की जैसी स्थिति थी, हमारा जैसा ये कल्चरल ये कॉन्टेक्स्ट था, सांस्कृतिक जो हमारी इकोलॉजी थी उस टाइम की,
जो हमारी हिस्ट्रियोसिटी थी हमारे देश की, एक लंबे टाइम से जो हमारे देश की ऐतिहासिक विरासत है, उस चीज को भी ये ध्यान में रखते हुए, और प्लस भारतवर्ष का आगे आने वाले समय में किस प्रकार का हम देश बनाना चाहते हैं, क्या विजन हमारे देश का हो, हमारा जो देश है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या हमारे आइडियल्स थे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इन सारे चीजों को ये ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली इसी चीज को डिसाइड किया गया कि भारतवर्ष में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ये गवर्नमेंट होती है, संसदीय जो यानी कि स्वरूप होता है ये सरकार का, जिसको कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष में मिनिएचर फॉर्म में ही सही, एक छोटे स्वरूप में ही सही, लिमिटेड मैनर में ही सही, जिस शासन की व्यवस्था को उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था भारतवर्ष में, उसी व्यवस्था के साथ कंटिन्यू करने की जरूरत है। यही व्यवस्था हम लोगों के लिए बेहतर रिजल्ट को ला सकती है। हाँ, ये जो व्यवस्था होगी, मूल स्वरूप तो वही होगा शासन की व्यवस्था का, लेकिन इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसमें ये मॉडिफिकेशंस जो है हम भारतवर्ष के लोग ये करेंगे, और जो कि यानी कि संविधान सभा में उन सारे चीजों से संबंधित ये प्रस्ताव ये पास किया गया, और भारतीय संविधान के निर्माण में इन सारे चीजों का ये ख्याल रखा गया। तो जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, जैसे यानी अंग्रेजों ने, आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की भावना यानी कि नेशनलिज्म की भावना जैसे जैसे ये जोर पकड़ती चली गई, और खास करके महात्मा गांधी के आने के पश्चात, यानी कि भारतवर्ष का जो राजनीतिक क्षितिज था, तो राजनीतिक के क्षितिज पे महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन के यानी उनके एडवेंट के पश्चात जिस प्रकार से भारतवर्ष में नेशनलिज्म की भावना ये काफी ज्यादा ये मोमेंटाइज हुई, भारतवर्ष में नेशनलिज्म की भावना ने रफ्तार पकड़ा, लोगों की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ये बढ़ी, राजनीतिक जो अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जो है ये इंक्रीज हुआ। तो वैसे वैसे जैसे जैसे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की भावना ये बढ़ी, वैसे वैसे आप देखिएगा कि अंग्रेजों का भारतवर्ष के ऊपर से जो कंट्रोल है वो कंट्रोल ग्रेजुअल मैनर में रिलैक्स्ड होते चला गया, यानी वो लोग ये मजबूर होते चले गए कि शासन के ऊपर जो उनका कंट्रोल था भारतवर्ष में, उस कंट्रोल को रिलैक्स करने के लिए, यानी कि एक तरफ जैसे जैसे नेशनलिज्म ये जोर पकड़ रहा था, वैसे वैसे उनके ऊपर ये प्रेशर पड़ा, पॉपुलर ये प्रेशर पड़ा, और वैसे वैसे अंग्रेज लोगों का जो ये ग्रिप है, जो ये पकड़ थी भारतवर्ष के ऊपर, ये कमजोर पड़ती चली गई। यानी कि वो लोग धीरे धीरे जो सारे ये कंट्रोल को, सारे ये पावर को जो उन लोगों ने सेंट्रलाइज्ड कर रखा था और केवल अपने हितों के लिए ही उन अधिकारों का या उन पावर का या ऑथोरिटी का वो लोग यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये फ्रीडम स्ट्रगल जो है ये मोमेंटाइज हुआ, भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की भावना ने यानी कि जोर पकड़ी, वैसे वैसे उस कंट्रोल को रिलैक्स करने के लिए अंग्रेजों को ये मजबूर होना पड़ा। तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल को रिलैक्स किया भारतवर्ष में, तो ठीक उसी प्रपोर्शन में हम भारतीयों को बहुत सारे राइट्स या हम भारतीयों को अधिकार जो हैं वो यानी कि उसी
प्रपोर्शन में हम लोगों को यानी मिलते चले गए, ये बढ़ते चले गए, जिसका कि अंतिम रूप से ये परिणाम निकला कि जब 1947 में आकर के 1947 में आकर के जब अंग्रेज लोग ये मजबूर हो गए, उनको अब ये लग गया कि अब ये भारतवर्ष में ये राज करना ये पॉसिबल नहीं है। और जब उन लोगों ने पब्लिकली इस बात की ये घोषणा कर दी कि हम लोग ये भारतवर्ष को ये छोड़ रहे हैं, भारतवर्ष को स्वतंत्र किया जाएगा, और 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्टी का एक बहुत ही मतलब हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण उसका ये प्रभाव पड़ा है। अब जब हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ेंगे वो अलग से यानी पढ़ने को तो बहुत कुछ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितना आप पढ़ो उतना ही ये कम है। तो भारतवर्ष की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को भी अलग से ये पढ़ना होगा आप लोगों को, जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और आपको यानी कि 1947 तक का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, तो इस दरमियान जितने भी महत्वपूर्ण ये पड़ाव आए हैं यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण कानूनों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया भारतवर्ष के लिए, उन कानूनों का क्या प्रभाव पड़ा है हमारे देश के ऊपर, उन सारे चीजों को समझने से रिलेटेड जो भी ये बातें हैं वो सब ये भारतवर्ष की एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। यानी कि ठीक है कि भारतवर्ष का जो संविधान है वो संविधान इंडिपेंडेंट इंडिया का जो संविधान है उसका एक अलग अस्तित्व है, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत से अलग। अंग्रेजी हुकूमत का कोई एक्सप्रेस्ड मैनर में यानी कि डायरेक्ट मैनर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन यह भी बात आप समझिए और इसी बात को ये क्लियर करने के लिए इतना डिस्कशन हुआ है। यानी हमारा जो संविधान बना स्वतंत्र भारत का, उसमें ये ऐसा नहीं था कि कोई पुलिस का ये डंडा चलवा करके, मतलब आप समझ रहे ना, कि अंग्रेजों ने उस चीज की रखवाली की कि हम अपना संविधान ये कैसे बनाएं, क्या क्या उसमें ये प्रावधान होने चाहिए। नहीं, ये चीज नहीं थी। यानी एक्सप्रेस्ड मैनर में या डायरेक्ट मैनर में ये अंग्रेजों का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं था। आप जैसे कि जापान में देख लीजिए, तो ये जापान में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो जापान का ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बना, यानी कि ये जापान में, हालांकि ये जापानीज आर्मी ये जीतते चली जा रही थी, लेकिन लास्टली जब अंग्रेजों ने देखा, यानी कि आपको यानी अमेरिकन लोगों ने देखा कि अब अमेरिका के ऊपर ही ये खतरा ये मंडरा रहा है, ये पर्ल हार्बर के भी ऊपर उन लोगों ने यानी कि कंट्रोल स्थापित कर लिया, then the Americans had no any option except to drop the atomic bombs over the two cities of ये जापान named as हिरोशिमा एंड नागासाकी। एटम बॉम्ब्स को उन लोगों ने ये गिरा दिया। बहुत ही यानी कि लार्ज स्केल पे ये क्षति हुई और ह्यूमन हिस्ट्री का वो एक बहुत ही यानी कि दुखदाई ये क्षण है, बहुत ही एक यानी कि एक आप समझिए कि एक ऐसा ये पड़ाव है ह्यूमन हिस्ट्री का इस पृथ्वी के ऊपर कि इतने ये बड़े स्तर पे मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों की क्षति की गई। इससे ये बड़ा कोई एग्जाम्पल जो है, मतलब एक ही बार में इतने सारे लोग ये मारे गए, इतना ये यानी कि जन और धन की ये क्षति हुई। तो खैर वो एक
वो दूसरा डिस्कशन है। मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि उसके बाद यानी कि अमेरिका ने एक प्रकार से ये जापान के ऊपर ये कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद ये यानी कि जापान में जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेरिका के डायरेक्ट हस्तक्षेप से बना है। और जापान का यानी कि जापान के अफेयर्स को कंट्रोल करने वाला जो ये जनरल था, जो अमेरिकी जनरल था, उसके ये डायरेक्शन में ये जापान का संविधान ये बना है। मतलब अमेरिकियों ने एक प्रकार से ये मजबूर कर दिया यानी कि जापान के लोगों को कि आपको अपना संविधान ये किस प्रकार से बनाना है, किन किन प्रकार के ये प्रावधानों को उसमें रखना है, ये सब कुछ अमेरिका के डायरेक्शन और कंट्रोल में ही हुआ है ये जापान में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो उनका ये नया संविधान बना, उसकी बात हो रही है। भारतवर्ष में ये स्थिति नहीं थी। यानी अंग्रेज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में किसी भी प्रकार का उन लोगों ने डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं किया। और दूसरे नजरिए से देखा जाए तो हम लोगों ने किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को हमारे अपने देश के संविधान जो बनाने का ये प्रोसेस जो था, उस ये प्रोसेस में हम लोगों ने किसी एक्सटर्नल फोर्स को इंक्लूडिंग द ब्रिटिशर्स हम लोगों ने इंटरफेयर नहीं करने दिया। तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि एक बहुत ही लंबे टाइम तक भारतवर्ष में अंग्रेजों ने शासन किया, और शासन उन लोगों ने भारतवर्ष में रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के आधार पे वो किया। तो इसीलिए समय समय पे ब्रिटिश हुकूमत जो है, ये समय समय पे जो ब्रिटिश ये पार्लियामेंट थी, वो भारतवर्ष के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग टाइम में भिन्न भिन्न प्रकार के ये कानून बनाए भारतवर्ष के लिए। इसी में आपको आता है, आपको यानी रेगुलेटिंग एक्ट है 1772, उसके बाद 1881 का आपको एक्ट है, आपको 1909 का यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, जिसको कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। आपको 19 का यानी 19 का जो एक्ट है, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं भारतवर्ष में। ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये बनाए गए भारतवर्ष के लिए कानून थे। उसके बाद से 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये भारतवर्ष में 1935 का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ये कानूनों का निर्माण ये समय समय पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारतवर्ष के लिए ये किया गया, और उन कानूनों का भारतवर्ष में अपना एक इफेक्ट रहा है। उन कानूनों का यानी कि उन सारे कानूनों का भारतवर्ष में अपना एक इन्फ्लुएंस रहा है। तो इसी क्रम में 1935 का 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको अंग्रेजों ने भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस किया था। तो उस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भारतवर्ष का जो ये संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, उस स्ट्रक्चर यानी कि जो ढांचागत जो पार्ट है, जो भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर बहुत ही यानी कि बड़ा इन्फ्लुएंस है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस अधिनियम का लगभग 250 से ज्यादा जो ये प्रोविजंस हैं, उन ये प्रोविजंस को हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का, हमारे ये स्वतंत्र देश का जो संविधान बना उसमें इंक्लूड किया गया, उसको रखा गया है। मतलब आप इन चीजों को ऐसे समझिए कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो उसका ये ढांचागत जो पार्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ही ज्यादा ये प्रभावित है। वो किससे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 250 से ज्यादा ये प्रोविजंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, वो सब सारे ये प्रोविजंस जो हैं वो उनको इंक्लूड किया गया है भारतवर्ष के संविधान में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारतवर्ष की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है, भारतवर्ष में रूल ऑफ लॉ के साथ जो अंग्रेजों का एक्सपेरिमेंट रहा है भारतवर्ष में, और उस एक्सपेरिमेंट के साथ भारतवर्ष ने जो कुछ भी ये विटनेस किया, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूशनल ये चेंजेस का भारतवर्ष ये साक्षी हुआ, उन सारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का या उन सारे ये बातों का एक बहुत ही, यानी कि उसका इम्पैक्ट है स्वतंत्र भारत के ये संविधान के ऊपर, जिसके के कारण हमारा जो देश का संविधान है वो इतना ये विस्तृत हुआ है, इतना इलाबोरेट है और इतना ये कॉम्प्रिहेंसिव है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स को हम लोगों ने ये डिस्कस किया, आगे डिस्कशंस ये जारी रहेंगी। स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर, क्योंकि आपने देखा हमने ये बहुत ही कम यहाँ पे ये बोर्ड पे, यानी कि बहुत ही कम हमने ये बोर्ड का इस्तेमाल किया या चौक का इस्तेमाल किया है। मैक्सिमम जो चीजें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, ये प्योर ये लेक्चर है, यानी कि प्योरली हम लोग बहुत ही एनालिटिकल मैनर में ये सारे चीजों को देखने की कोशिश ये कर रहे हैं। हमने आपको शुरू से ही हम लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि ये क्रैमिंग करना, किस चीज को रट लेना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ योर एनी प्रॉब्लम। रटने से कुछ चीजें आसान हो सकती हैं, बट इट्स नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। If you want to have a better understanding over your subject, then you will have to have greater conceptual clarity over your subjects. Crystally clear होना चाहिए आपको concepts के ऊपर, और जब तक उसका एनालिसिस, पूरा जो विश्लेषणात्मक जो पक्ष है उसके ऊपर आपकी ये पकड़ नहीं होगी, then you cannot understand the ये context, आप जो ये संदर्भ है उन ये संदर्भों को नहीं समझ पाइएगा, चीजों को आप ठीक ढंग से स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाइएगा, और जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो इंफॉर्मेशंस की या जो फैक्ट्स की जो ये प्रोसेसिंग होती है आपके दिमाग के अंदर, वो चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से वो हुक्स हैं, वो समझ लो कि वो चीजें हैं आपके दिमाग के अंदर, जो कि ये फैक्ट्स को एक कंपार्टमेंटलाइज्ड मैनर में वो आपके दिमाग के अंदर वो रख सकता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो इसी चीज के ऊपर हम लोगों का फोकस रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे, पढ़ना जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूं। और हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में ये फिर से मिलते हैं, फिर से इसके ऊपर डिस्कशन ये जारी रहेगा। कोई भी आप बुक को, एम लक्ष्मीकांत की ही ये बुक को आप तब तक ये पढ़िए, सारी बातें ये समझ में आएंगी, और सुनिए ये ध्यान से, और चीजों को आप जितना ये सुनिएगा, जितना आत्मसात कीजिएगा अपने अंदर, उतनी ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी होगी। अदरवाइज भटकने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी हुई है।
जहां भटकना है भटकिए, लेकिन अंतिम रूप से कुछ हासिल होगा नहीं। तो इसी नोट के साथ आज के क्लास को हम ये समाप्त कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कल भी ये वीडियो अपलोड होगा। तो ये तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।